नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, मैं कुणाल सर। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो फर्स्ट ईयर बीडी 103 जो तीसरा पेपर है उसको लेकर होने वाली है क्लास आपकी। और यहाँ पे ये थर्ड पेपर है। ये 103 वाला कौन सा है? थर्ड पेपर है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, वो जो क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है नहीं? तो अभी मैंने साफ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो 51 से 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। यहाँ पे जो OMR बेस्ड क्वेश्चन है, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं, विगत वर्षों से प्रश्न लिए गए हैं। और आप अगर भरोसा दिखाओगे तो हम आपको विश्वास जरूर जीतेंगे, ये हमारी ऐसी कामना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जाते जिनके आने के चांसेस कम रहते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है? तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दें, क्योंकि हर एक वीडियो को तैयार करने में हमें क्या लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले ये बनाओ, वो बनाओ, फिर उसके बाद चीज़ों को सेट करके रखना होता है। ठीक है? तो हम आपसे ज़्यादा बातें ना करके आपके काम के सवालों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो क्वेश्चन है हमारा 51, और जो 51 वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं आपको उस क्वेश्चन और आंसर की तरफ इंडिकेट करता चलूँगा, जिससे चीज़ें जल्दी और सरल तरीके से हो जाएं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी थी वो हिलगार्ड और एटकिंसन ने, क्या है, एटकिंसन ने लिखी थी। तो नाम याद रख पाएंगे आप कि हिलगार्ड और एटकिंसन। तो साइकोलॉजी से आप याद करिए। देखिए, इंट्रोडक्शन तो एटकिंसन, ठीक है नहीं? तो एटकिंसन और इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी तो हिलगार्ड और एटकिंसन ने की थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। वो कह रहा है कि व्यवहार के जो सामाजिक नियम होते हैं उससे जो विचलित होता है उस बालक को बाल अपराधी कथन कहते हैं। और ये जो कथन है वो किसने दिया? न्यूमेयर ने दिया, हीली ने दिया, क्लासिमियर या गुडविन ने दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे हीली, जिन्होंने ये वाली बात कही कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से जो विचलित होने वाले बालक होते हैं तो उसी को बाल अपराधी कहते हैं। ठीक है? आगे क्वेश्चन है 53 वाला, वो लेते हैं कि क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि बाल अपराधी वह बालक या युवा होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप से दंडनीय हैं। और यह कथन है क्लासिमियर या व गुडविन का। कौन सा है? क्लासिमियर या गुडविन का। तो बात बिल्कुल सही है कि बालक, जो बाल अपराधी बालक होगा या युवक होगा, वो काम बार बार करेगा जो समाज के लिए अपराध, जो समाज की नज़रों में अपराध है और जिसका प्रारूप से दंड उसको अवश्य मिलना चाहिए। तो ये वाली बात जो कही है वो कही है क्लासिमियर या गुडविन ने कि ऐसा बालक क्या हो जाएगा? बाल अपराधी होगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अब ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किसमें सहायक है? तो आपको मैं बता देता हूँ, स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों का चयन करने में, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में। तो ये दा जो होगा वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान। बच्चा समझ में आ जाता है कि बच्चा है क्या और ये करने क्या वाला है। देखिए, अब क्वेश्चन ले लेते हैं 55 वाला। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। और यह कथन है तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो का। देखिए, वो कह रहा है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ये सीखने के अनुभवों का क्या करता है? व्याख्या या वर्णन करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन जो करता है वो होता है आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक। और वो जो होता है वो क्रो एंड क्रो ने कहा ये वाला कथन। ठीक है नहीं? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। 56 वाला जो क्वेश्चन है वो 16 और 17 सत्र में पूछा गया है। और वो क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। और यह कथन है, क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध बोले तो एकदम सीक्वेंस से,
स्टेप बाय स्टेप, ठीक है नहीं। तो क्रमबद्ध अध्ययन है और यह कथन है किसका है, स्टीफन का है, क्रो एंड क्रो का है, ट्रो का है या स्किन का है। तो स्किनर का नहीं है यहाँ पे, क्रो एंड ट्रो का नहीं है, ट्रो का नहीं है, तो कौन रह गया फिर, स्टीफन रह गया, तो इन्हीं का है, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, वो कह रहा है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों का या गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को लेता हूँ कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। और यह कथन है किसका, तो क्रो एंड क्रो का। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विशिष्ट ऐसे, देखिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग उस किसके लिए करेंगे, जो विशेषकर अपने दोस्तों का या साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए, उसे विशिष्ट कहेंगे या विशिष्ट बालक कहेंगे उसे, ऐसे समझ लीजिए आप। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है और यह कथन है। बुद्धि केवल, कहा गया है कि बुद्धि केवल पहचानने की, चीज़ों को पहचानने की और चीज़ों को सीखने की शक्ति है और यही शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। और यह कथन है किसका, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गाल्टन का यह कथन है, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि के बारे में कि बुद्धि केवल मात्र चीज़ों को पहचानने और केवल इनको याद रखने की जो है वो केवल चीज़ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ये कैसे होगा भाई, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। और यह कथन है, कहा गया है कि बुद्धि एक क्या है, सामान्य योग्यता है। और ये योग्यता कौन सी है, जिसके द्वारा नई परिस्थितियों में अपने विचारों का जानबूझकर समायोजन कर लेता है व्यक्ति। क्या कर लेता है, व्यक्ति। जैसे कि आप नई जगह गए, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आपको ये सब मालूम है, तो ये सबसे बढ़िया बुद्धि का ही एक फीचर है जो ये बताया गया है। तो ये जो कथन है, कथन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते वहाँ पे, ठीक है नहीं। तो मैं इनको ऐसे करके, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये कथन भाई ऐसे सर ने करा दिए हैं तो ये कैसे कैसे याद रखने हैं। तो कथन ना के बराबर ही पूछ लिए जाते हैं। तो इस टर्न का क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए 61 वाला कि बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है, जन्मजात शक्ति है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये लगा दीजिए। सन 1860 में यह किसने सिद्ध किया था कि व्यक्ति में उच्च बौद्धिक योग्यताएं एवं वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है ये, कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक जो योग्यताएं होती हैं वो उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। ऐसी बात ये किसने कही, सन 1860 में। ये किसने कहा, तो ये कहा गाल्टन ने या टायलर ने, युंग ने या ड्यूबी ने। तो आपका सही है, आपका यहाँ पे आंसर कि गाल्टन ने कहा था। ऐसे भी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जो आपको मैं बता देता हूँ, जो लीगल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इलीगल ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो लंबे लंबे पड़ जाते हैं वो नहीं लिख पाते वो लोग। कह रहा बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। वही बात जो पहले पूछी थी वो बात फिर से रिपीट की गई है कि बुद्धि सापेक्ष रूप में, पहले वो सापेक्ष रूप में नहीं कहा गया था, वो कह रहा है कि नवीन परिस्थितियों में, जो नई नई परिस्थितियां हैं उसमें अभियोजन, समायोजन का ही एक रूप है अभियोजन। तो अभियोजन करने की जन्मजात कह दी इन्होंने कि जन्मजात योग्यता है। और यह कथन है किसका, तो यह आपका वर्ट का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर पूछ लिया जाएगा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये लीगल क्वेश्चन है, वन लाइनर है। वन लाइनर पर ज़्यादा फोकस करें आप, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी रखे जाते हैं। तो वो कह रहा है बुद्धि जो होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है, तो अंतर है वो क्या है, तो वो कह रहा है बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होता है।
बुद्धि प्राय एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है और ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। द उपयुक्त सभी, तो देखिए ये उपयुक्त सभी बहुत ही खच्चड़ है, उपयुक्त सभी लगा दीजिए। यहाँ पे 65 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का जो विकास किया गया वो किस देश में किया गया था। यूएसए में किया गया, भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो आंसर आपका सही है कि यूएसए। 65 क्वेश्चन हमने ये पूरे कर लिए हैं कंप्लीट। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे है 66 वाला क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार, जो थॉर्नडाइक थे उनके अनुसार क्या कह रहा है कि बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, अ व दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आ व दोनों है, बुद्धि मूर्त भी है और अमूर्त भी है। अमूर्त का मतलब जिसकी स्टैच्यू बना के सीधे फैक्चुअल बात पूछी जाए, और मूर्ति मतलब ये है कि मूर्ति का मतलब है कि वो दिमाग में कोई स्टैच्यू बन जाए, उससे मतलब है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सा। अब देखते हैं कि बुद्धि एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, कि बुद्धि के एक खंड जो है, एक खंड सिद्धांत जो दिया था उसके समर्थक हैं। कौन है यहाँ पे है, बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, नहीं, ये एक खंड जो बुद्धि है, एक खंड सिद्धांत है बुद्धि का, वो उसके जो समर्थक बनेंगे वो बनेंगे बिने, टर्मन और स्टर्न। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसके, जो द्विकारक जो सिद्धांत है वो उसका प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पे है स्पीयरमैन। एक कारक तो बिने, टर्मन और स्टर्न, और द्विकारक स्पीयरमैन। त्रिआयामी सिद्धांत बहुत ही अच्छी याद है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे करके याद आप रखेंगे तो वो है त्रिआयामी, गिलफोर्ड। और बिने और साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं। जो बिने साइमन परीक्षण हुआ था इसमें संशोधन करने वाले कौन थे, टर्मन थे, ड्राइवर थे, आपके मन थे, या साइमन थे, तो आपके हैं टर्मन। क्वेश्चन पूछा गया बुद्धि लब्धि को लेकर कि बुद्धि लब्धि जो आईक्यू पावर होती है, इसका जो आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो वो थे टर्मन, जिन्होंने ये जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो दिया था। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। मेंटलिटी एज क्या हो जाएगा, मेंटलिटी एज यानी जो मानसिक आयु है वो रियल एज यानी वास्तविक आयु है अब इंटू 100। ठीक है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, मानसिक आय बट्टी वास्तविक आय गुणा 100, ये हो जाएगा आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र। वो कह रहा है कि 125 बुद्धि लब्धि वाला जो किस वर्ग में आएगा। 125 बुद्धि लब्धि है किसी बच्चे की, तो वो किस वर्ग में आएगा, सामान्य में आएगा, उत्कृष्ट में आएगा, प्रखर में आएगा, या प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा। वो श्रेणी पूछना चाह रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ 125 वाला प्रखर बुद्धि बालक कहा जाता है, जिसकी बुद्धि क्या होती है, सामान्य बच्चों से ज़्यादा होती है। बस इतना ही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आगे वाला 74। वो कह रहा है कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। और यह कथन है, कथन काफ़ी लंबा है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर भाटिया का है, भाटिया बैटरी, डॉक्टर भाटिया। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं, लो नाम लिया और ये हाजिर। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण शामिल हैं, तो यहाँ पे हैं 5। कौन कौन से वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। एस जलोटा क्या है, एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यानी 1963 में जो हुआ था उसमें कुल कितने प्रश्न हैं, तो उसमें जो प्रश्न है वो है 100, पूरे 100 प्रश्न हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो अब की बार हिंदी में आ गया। बुद्धि लब्धि का क्या होगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। अब यहाँ पे सी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है कि कॉग्नोलॉजिकल एज, मेंटल एज, कॉग्नोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये हो गया आईक्यू का पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे 77 के बाद अब यहाँ पे 78 वाला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं वो तो हम वहाँ पे लगा चुके हैं।
मानसिक आयु ऊपर होती है, मेंटलिटी एज ऊपर होती है, कभी ये नीचे नहीं जाएगी, इसीलिए ये गलत है। वो कह रहा है यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी बनेगी। आइए निकालते हैं। मानसिक आयु कितनी है 20 बट्टे वास्तविक आयु कितनी है 16 इंटू कितना करेंगे हम 100। 4 से इसको काटो 5 बार और फिर 4 बचा तो 4 से इसको काट दो 25 बार और 25 पंजे 125। और ये वाला कौन सा था, प्रखर बुद्धि वाला था। अब देखिए यहाँ पे 125 सा ऑप्शन है, आप मिला लीजिए। वो कह रहा है यहाँ पे कि 25 से 46 बुद्धिलब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसकी बुद्धिलब्धि केवल 25 से 46 के बीच में है। क्या वो बुद्धिमान होगा, या ऐसा तो कहीं भी मत देना क्योंकि ये बेइज्जती है सरासर। अब देखिए तेज बालक होगा, ये भी मत कहना। जड़ बालक होगा, क्या जड़, ऐसा भी कुछ नहीं, तो वो कैसा होगा, मूर्ख बालक होगा। ठीक है, तो ऐसा बालक क्या होगा, मूर्ख बालक होगा। अति प्रतिभावान क्या होगा, अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धिलब्धि मान होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो ये होगा 140 से 169 के मध्य। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है, कितने से अधिक होनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धिलब्धि हमेशा 90 से ऊपर रहती है। टर्मन के अनुसार पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि किससे अधिक होती है। तो ये 140 यहाँ पे ये आ दिया है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बाद में देखता हूँ, ये जो ऑप्शन है आप लोग पहले देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 140 है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तो यहाँ पे है। सैंडफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितने आयु के बच्चों के लिए थे। जो सैंडरफोर्ड विनय थे वो बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे है 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। अच्छा, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, जो पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं कौन है, डॉक्टर मेरिट या फिर डॉक्टर भाटिया या जलोटा या थॉर्नडाइक। तो आपको भाटिया देने पड़ेंगे यहाँ पे। ड्राइंग परीक्षण के लिए जो प्रतिपादक हैं वो डॉक्टर भाटिया हैं। जलोटा डाल्टन टंडन है। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया, क्या है, जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया। तो उसका आपको आंसर देना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षा में के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। तो वो थे आपके जे मुनरो। कौन से थे, ये थे आपके जे मुनरो। यहाँ पे है कि टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा। टर्मन मेरिल स्केल जो नाम रखा वो किसने रखा, तो वो थे आपके टर्मन, खुद टर्मन ने रखा। अब देखिए आगे 87 वाला क्वेश्चन है कि रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं। तो यहाँ पे 3 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो आपको मैं बता देता हूँ 3 होगा सही आंसर। 12 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे जो था वो एस जलोटा द्वारा, तो वो कौन सा था, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ये यहाँ पे पैटर्न ड्राइंग टेस्ट था, वहाँ पे केवल वो ड्राइंग टेस्ट था, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे हुए। 89 या 89 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑन जो देंगे आंसर वो है कॉलिंग्स, क्या है, कॉलिंग्स एंड ड्रेवन ने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा के
प्रारंभिक निर्माता थे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे, जो पहले निर्माता थे वो कौन थे, तो ये थे बिने और साइमन। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, और यह कथन है किसका, तो कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो के कई कथन हैं, इसमें ध्यान रखना। आप जैसे ही वीडियो खत्म हुआ करें, आप तुरंत ही जो क्वेश्चन हुआ करें, सेम जो आंसर मिल रहे हैं उनका रिलेशन बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे है ये जो क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना एवं या उत्पाद में होती है। सृजनात्मकता जो होती है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, और यह कथन है किसका, तो ड्राइवर का। सृजनात्मकता से आएंगे अब क्वेश्चन, वो कह रहा है सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है, तो यानी सृजनात्मकता से जो तात्पर्य होने वाला है वो ये है कि यह व्यक्ति में नई कार्य करने की क्षमता शक्ति है। सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का, तो ये वाली का क्या बनाती है, नेता बनाती है, साहित्यकार बनाती है, या अध्यापक बनाती है, अपराधी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो साहित्यकार बनाती है। सृजनात्मकता की प्रमुख पहचान क्या है, तो यहाँ पे क्या है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, या नव सृजन है, तो नया नया सृजन। आगे देखेंगे कि क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो वो नवीनता है, ठीक है, नहीं मौलिकता, उपयोगिता, तो केंद्रानुमुखता इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो ये वाला दा जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सृजनशील छात्र के गुण हैं, क्या है, ध्यान उनका एकाग्र रहेगा, समायोजनशील रहेंगे, उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति रहेगी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। आगे 98 जो वाला क्वेश्चन है वो ये है 98 वाला, क्या है कि सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है। सृजनात्मकता में कोई किसी तत्व का योग नहीं है, साचार का योग नहीं है, आदर्श 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 भाई ये जीव से नहीं निकल रहा, आदर्श और आत्मक है ये, तो ऐसे करके आदर्शात्मक कहेंगे। आदर्शात्मक दक्षता का है, लोच व निरंतरता का है, या बनावटीपन। तो यहाँ पे किसका बोध नहीं होता, यानी योग नहीं होता, तो ये बनावटीपन सृजनात्मकता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है, तो मुख्य तत्व है कि सृजनात्मकता का मुख्य तत्व हो जाएगा मौलिकता। तो देखिए यहाँ पे ये वाला तो है ही है, सृजनात्मकता, उत्पादन, पुनर्परिभाषीकरण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी को बेस्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको मैं बता देता हूँ, प्रतिष्ठावाद यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो इसके बारे में नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ बाद में जो एंड में चलते चलते क्या हो जाता है कि चीज़ें वो छोटी स्क्रीन होने के कारण अक्षर इस पर अच्छी तरह से नहीं दिख पाते, इस वजह से समस्या हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको 19-20 कोई क्वेश्चन लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अलविदा।